तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए, तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचसीएस 2023 में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शनेबल जो आपको फाइल करने चाहिए ऑब्जेक्शंस। तो अब इन्होंने 250 रुपीज़ लगा रखे हैं, पहले चार्जेस नहीं होते थे, अब इन्होंने 250 रुपीज़ रखे हैं ऑब्जेक्शंस के लिए। तो इस ऑब्जेक्शन फाइल करने से पहले आपका मैं ध्यान 11th पॉइंट पर लाना चाहूँगा, जो क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन शैल बी ट्रीटेड फाइनल। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती आपको लगती है हिंदी ट्रांसलेशन में, तो इंग्लिश वर्जन जो है उसका फाइनल माना जाएगा। पर इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब ट्रांसलेशन में जो है वैल्यूज ही चेंज कर दी, तब आप इसमें कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एचपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस में हिंदी ट्रांसलेशन में वैल्यूज ही चेंज कर दी और उससे आंसर ही बदल जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन आया था डीपीएसपी के ऊपर, तो 35th क्वेश्चन था सेट जीरो का। आप ध्यान रखें, जो आपने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं आपने सेट जीरो के हिसाब से करने हैं, ABCD के हिसाब से नहीं करने। तो अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इनकरेक्ट क्या है, तो एचपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की में दिया है बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश वर्जन को देखेंगे तो बिल्कुल सही है आंसर। ठीक है, बोथ 1 आर 2 एंड इनकरेक्ट, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल एग्जैक्टली वर्ड्स मेंशन नहीं है। ये लक्ष्मीकांत जो रेफर करते हैं बुक सारे पॉलिटी के लिए, उसमें मेंशन्ड है कि ऐसे किया जा सकता है, बट इसको याद करने के लिए किया जा सकता है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में, बेयर एक्ट में कहीं भी ऐसे नहीं है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ये हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स ये हैं। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, इसलिए इसका आंसर बोथ 1 and 2 था। पर जो इसके ट्रांसलेशन थी उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवंस आर इनकरेक्ट। नीचे इन्होंने ट्रांसलेशन कर दिया उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इन्होंने मतलब ही बदल दिया। यहाँ पे आ गया करेक्ट, ऊपर पूछा इनकरेक्ट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नीदर 1 and 2 हो जाएगा। तो हिंदी ट्रांसलेशन के लिए नीदर हो जाएगा और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए बोथ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को इसलिए या तो CND ऑप्शन करना चाहिए इनको, या इस क्वेश्चन को रिमूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल, अब 70th क्वेश्चन आया, 8th क्वेश्चन आया था, द वॉल ऑफ द बुद्धिस्ट केयर श्राइन्स वर कवरेज। देखो पहली बात तो केयर श्राइन्स जो है वो बुद्धिस्ट केयर श्राइन से कंसेप्ट ही चेंज हो गया, ये केयर की जगह होना चाहिए केव। केव होती है गुफा। ठीक है, वर्क कवरेज, कवरेज नहीं कवर्ड आना चाहिए था, चलो वो तो चलो हम समझ सकते हैं। बट केयर जो वर्ड है इसकी जब ट्रांसलेशन की गई तो देखभाल जो है, बुद्धों की 4 दीवारों की देखभाल कर दिया इन्होंने, जबकि ये होना चाहिए था बुद्धिस्ट जो है गुफाओं की देखभाल। तो केयर की देखभाल इन्होंने ट्रांसलेशन कर दी, जो कि बिल्कुल गलत ट्रांसलेशन है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके ट्रांसलेशन और इसकी लाइन फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर जो ये क्वेश्चन जो है डिलीट होना चाहिए, तो इसकी आप ऑब्जेक्शन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इन्होंने यही करा कि ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में फर्क ले आए। अब इसमें जो है फैक्चुअल इनकरेक्ट है, आप ध्यान दें, ये सिर्फ एम्बिगुअस नहीं है, इन्होंने फैक्चुअल, अब आप ध्यान दें, PM श्रम योगी मानधन योजना है, इसमें इन्होंने क्या किया, फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा 52 रुपीज 500, राइट। और हिंदी के अंदर जो है फोर्थ स्टेटमेंट में इन्होंने कर दिया 50 से 200 रुपए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 से 500 लिखा, यहाँ लिख दिया 50 से 200 रुपए, और उससे जो है आंसर बदल जाता है, हिंदी और इंग्लिश का आंसर बदल जाता है। जब 50 से 200 रुपए करते हैं तो ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक हो जाती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, तो इंग्लिश में इसका आंसर हो जाएगा 1 और 1, 3 और 4, और हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसमें भी अगर तो HPSC CND करती है फिर तो ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को जो है उनको रिमूव करना चाहिए। आप देख सकते हैं PM जो श्रम योगी मानधन कॉन्ट्रीब्यूशन जो है 50 रुपीज से लेकर 200 रुपीज तक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये
गलत कैटेगरी में आ सकता है, रिमूव भी कर सकती है एचपीएससी, या बोथ करेक्ट, सी और डी ऐसे भी कर देती है कई बार कि बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एचपीएससी 2019 में 22 क्वेश्चन जो थे ऐसे गलत थे, ठीक है, मोर देन 25 ही गलत थे, पर 22 क्वेश्चन पे हमने ऑब्जेक्शन डाले थे और 18 क्वेश्चन जो है एचपीएससी ने मान भी लिए थे जो गलत है। और वो रिवाइज आंसर की इतनी आसानी से नहीं देते, आपको आरटीआई फाइल करनी पड़ेगी, काफी एफर्ट के बाद जो है रिवाइज आंसर की इसकी आपको दोबारा मिलेगी, तो इसलिए आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो सा गलत है। द एकियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। तो एकियन जो है वर्ड, एकियन वर्ड जो है अलग ही मतलब होता है, रॉक सिस्टम तो एकियन होता ही नहीं है। तो एकियन का जो एक्चुअल मतलब है वो एंशिएंट ग्रीस में कुछ लोग होते थे, उनका नाम जो है एकियंस था, ठीक है। तो यही जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है इस कारण। पर अगर आप हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे वहां पे ट्रांसलेशन में ये ठीक है, आर्कियन लिखा है इन्होंने ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन जो है इसकी सही है, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसकी गलत है। तो उन्होंने कहा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन विल बी कंसिडर्ड फाइनल। तो अब उन्होंने कहा है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो कंसिडर फाइनल की जाएगी, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है उसमें एकियन वर्ड जो है वो गलत है, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया जाना चाहिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है गलत है, क्योंकि एकियन जो है रॉक सिस्टम ही नहीं है, आर्कियन रॉक सिस्टम है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत होना चाहिए, बाकी एचपीएससी की मर्जी कि उस क्वेश्चन को गलत मानते हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब जो स्टेटमेंट हुआ है उसमें काफी लोग कह रहे हैं ये एक डिस्प्यूटेबल स्टेटमेंट दी गई है, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमेशा जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन को रख के, बेड एक्ट को रख के पढ़ा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पे रोक है। पार्लियामेंट जो है, कुछ भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, पर उसको सही या गलत ठहराने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। और वो अगर इस स्टेटमेंट में लिखा होता द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन विद सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये लिखा, तो ये पूरी लाइन जो है परफेक्टली करेक्ट हो जाती। अब ये पार्शियली करेक्ट है, ये लाइन लिखी नहीं हुई, पर ये लाइन तो करेक्ट है ही है ना, कि पावर है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब ये बात जरूर है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए अमेंडमेंट, तभी वो सुप्रीम कोर्ट उसको वैलिड मानेगी, नहीं तो उसको नलीफाई कर देगी। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। अच्छा, जैसे 104th अमेंडमेंट 10% ईडब्ल्यूएस की अमेंडमेंट थी, अब वो पार्लियामेंट में अमेंड करी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर दिया, नलीफाई भी कर सकती थी। तो ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो उसको नलीफाई करे ना करे, पर इंडियन पार्लियामेंट तो उसको अमेंड कर सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो था, ठीक है, आर्टिकल 35A में ऐसे अमेंडमेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट्स जो है वो जो पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है। वो सुप्रीम कोर्ट की आगे देखना है, सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि इसको सही ठहराएं या हम गलत ठहराएं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो रिटर्न है हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिटर्न सर्वोपरि है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वही सर्वोपरि है। उसकी आगे इन्फ्लुएंस कौन कैसे निकालता है ये उनके ऊपर है। तो पार्लियामेंट हो सकता है उसकी अलग इन्फ्लुएंस निकाले और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी अलग इन्फ्लुएंस निकाले, इसलिए जो पार्लियामेंट तो उसको अमेंड कर सकती है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है होना चाहिए बोथ 1 और एंड 2। इस चीज को आप समझिए, ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर ये लिखा होता विद सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर तो ये 100% करेक्ट हो जाता। अब ये पार्शियली करेक्ट है, पर अब आप जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो उसको सही ठहराएं या गलत ठहराएं। अब हम बात करेंगे 28th क्वेश्चन की। 28th क्वेश्चन में सेकंड स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है शेविंग सोप्स कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम राइजोनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एनसीईआरटी है क्लास 12th की, एनसीईआरटी क्लास 12th केमिस्ट्री की, उसमें लिखा हुआ है शेविंग सोप कंटेन्स ग्लिसरॉल टू प्रिवेंट रैपिंग ड्राइंग, अ गम कॉल्ड रोसिन इज एडेड विच मेक्स देम, ठीक है, इट फॉर्म्स सोडियम रोजिनेट। एग्जैक्टली वर्ड जो है सोडियम रोजिनेट जो भी पूछा हुआ था इसमें लिखा हुआ है विच लेदर्स वेल, ठीक है। तो इसमें इट कंटेन्स, तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसका आंसर जो है 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है विड्रॉ करना चाहिए एचपीएससी को, ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत है। तो आपको ये चीज समझ आई कि 28 क्वेश्चन किस लिए गलत है। जो नए बच्चे हैं वो भी इस चीज को समझे कि ऐसे क्वेश्चन जो है एचपीएससी गलत करती है, तो आप जब अटेम्प्ट दें तो आप ध्यान रखें। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 79 क्वेश्चन।
इसमें जो है धम्मा धम्मा की बात की गई है। धम्मा जो है आपको होता है सबको कि बुद्धा ने जो है धम्म को प्रोपोगेट किया था, बट इसमें लिखा है द धम्म टर्म वाज प्रोपोगेटेड बाय अशोका। तो आप इस चीज को समझो कि इसमें लिखा हुआ है प्रोपोगेटेड, ठीक है, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं बुद्ध धर्म के लिए धम्म शब्द का प्रचार किया गया था। देखो अशोका ने प्रचार किया था, बुद्धा का धम्म जो है धम्मा का प्रचार जो है अशोका ने किया था। इस चीज को आप समझो, ऐसा नहीं था जो अगर इसमें लिखा होता फाउंडेड धम्मा वाज फाउंडेड बाय बुद्धा बाय अशोका तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती, पर उसको प्रोपोगेट किया था, प्रचार कर सकता है कोई भी इंसान जो है उसका प्रचार कर सकता है, और अशोका ने इसका प्रचार जो है किया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी कह रही है, ठीक है। ये उपिंदर सिंह एक बहुत अच्छी बुक है हिस्ट्री की मानी जाती, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो अशोका है उन्होंने जो है धम्मा का जो प्रचार किया था। इस चीज को आप समझो, और ये बहुत स्टैंडर्ड सी बात है, ये मतलब जो तैयारी करते हैं उनको बहुत स्टार्टिंग में पता लग जाता है ये बात, मतलब ऐसी बात नहीं है जो छुपी हुई है। द टर्म धम्मा वाज प्रोपोगेटेड बाय अशोका फॉर बुद्धिज्म व्हेन ही अडॉप्टेड द सेम एंड स्टार्टेड प्रोपोगेटेड इन, ठीक है। तो इन्होंने प्रोपोगेट किया था इस चीज को, तो इसका आंसर जो है बोथ स्टेटमेंट्स जो है सही होनी चाहिए, ये गलत जो है इसका आंसर दिया हुआ है। इस चीज को आपने समझना है। उपिंदर सिंह से आप इस चीज का रेफरेंस दे सकते हैं, काफी अच्छी बुक मानी गई है। अब अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब हैड कंस्ट्रक्टेड कुवैत उल इस्लाम, तो इन्होंने गलती से कुवैत लिख दिया, जबकि कुवैत उल इस्लाम जो था वो वर्ड है, कुवैत उल इस्लाम कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसा मॉस्क नहीं है कुवैत उल इस्लाम इंडिया में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत होता है। बट अब एक चीज इसमें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक स्पेलिंग्स नहीं होते, ऐसा नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हिंदी का वर्ड है राम, उसको इंग्लिश में रामा भी लिख जाता है, कृष्ण को कृष्णा भी लिखा जाता है, ठीक है। तो जो ऐसे वर्ड जो ऐसे उसके वर्ड्स हैं, मतलब अरेबिक का कुवैत उल इस्लाम बेसिकली अरेबिक का वर्ड है, जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो इसकी कहीं भी ऑफिशियल ट्रांसलेशन जो है वो नहीं है। तो कुवैत को इन्होंने कुवैत ऐसे लिखना था, ऐसे लिख दिया, तो ये चांसेस ये भी हो सकते हैं कि एचपीएससी इसको ना माने, बट एनसीईआरटी में और हर जगह जो है स्पेलिंग कुवैत उल इस्लाम ही है, तो इन्होंने कुवैत उल इस्लाम को कुवैत उल इस्लाम इस तरह लिख दिया, ठीक है। पर आपको मैं वही समझा रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन्स जो हैं होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनके कोई स्पेलिंग्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो वर्ड है। आप किसी के नाम को हिंदी में किसी के नाम को आप किसी भी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि उसके कारण जो है वो गलत या सही हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये अब एचपीएससी की मर्जी है वो उसको माने या ना माने। तो कुवैत उल इस्लाम वैसे नहीं है, आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं अगर आपका गलत है, कुवैत उल इस्लाम है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा अभी डाउटफुल रहेगा कि देखते हैं एचपीएससी इसको मानती है या नहीं मानती, पर आपको गलत है तो आप जरूर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल करें। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये सीसैट का क्वेश्चन था, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये इन्होंने आंसर गलत दे दिया, ये थोड़ा समझ से परे है कि ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो इसका आंसर दिया इन्होंने आंसर डी, और इसका आंसर जो है करेक्ट होना चाहिए आंसर बी, ठीक है। इसका आंसर जो है आंसर बी मेंशन किया हुआ है, सॉरी, और आंसर डी सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एस लेस देन इक्वल टू डी होगा, मतलब डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू एस होगा, ठीक है। तो डी, अब कंक्लूजन जो है उसमें लिखा है डी ग्रेटर देन एस, डी ग्रेटर देन एस हर केस में नहीं होगा। अब डी मान लो 4 हो गया और एस भी मान लो 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि एस इक्वल टू डी हो सकता है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है एस इक्वल टू डी, तो एस इक्वल टू डी हो सकता है, तो मतलब डी भी 4 हो सकता है और एस भी 4 हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो 4 ग्रेटर देन 4 नहीं होता। तो ये कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन हमेशा वही होता है जो हर केस में ट्रू हो। इन स्टेटमेंट बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड में आंसर करने में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, कंक्लूजन वही सही होता है जो हर केस में सही हो। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू एस जो है वो हर केस में सही नहीं होगा। अगर 4 का ले, 3 का ले, 3 इक्वल टू 3 हो जाए, ठीक है, एस भी 3 हो जाए, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन कि एस नॉट इक्वल टू डी है। अगर ये मेंशन होता ना डी ग्रेटर देन एस, तब यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, यहाँ पे इक्वल टू साइन आ गया, तो इसका मतलब होता है एस ग्रेटर भी हो सकता है और एस इक्वल टू भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर रही, और इन कंक्लूजन का आंसर इस दिया जाता है कि ऑलवेज ट्रू, हर स्टेटमेंट जो है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, तभी इसमें आंसर बनता है। तो इसका आंसर बी दे रखा है, जो आंसर इसका होना चाहिए डी। तो इस चीज को समझे, और ये आप जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करें, अगर आपका ये गलत नहीं भी है तब भी आप ऑब्जेक्शन फाइल करें। अब हम बात करते हैं 52nd क्वेश्चन की। 52nd क्वेश्चन जो है इसका आंसर आयोग ने इसका आंसर दिया हुआ है बी, जबकि इसका आंसर है डी। तो इसका आंसर डी कैसे है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एस लेस देन डी ग्रेटर देन एस और इक्वल टू
जो ये स्टेटमेंट है इसका ये मतलब होता है और होता है, तो S इक्वल टू डी भी हो सकता है। मान लो अगर S4 हो गया और डी भी 4 हो गया, अगर S4 हो गया और डी भी 4 हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो जब कंक्लूजन होता है इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, वो हर केस में ट्रू होना चाहिए, तभी वो कंक्लूजन माना जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट का कंक्लूजन तभी माना जाता है जब वो हर केस में ट्रू हो, और ये S इक्वल टू डी में फेल कर जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है ट्रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए डी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ऑब्जेक्शन फाइल करें, अगर आपका सही भी है तभी ऑब्जेक्शन फाइल करें। एक बच्चा है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं जीएस में, और सीसैट में सिर्फ 32 मार्क्स बन रहे हैं, तो उनका अगर ये सही होता है तो पेपर क्लियर हो सकता है। तो आप इसको जरूर फाइल करें, उनकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये आप जरूर फाइल करें। तो आपको सिंपल क्वेश्चन था, समझ आ गया। 52nd क्वेश्चन है सीसैट का, तो आप इसको फाइल करें। ठीक है, अगर आपको और क्वेश्चन जो है मिलते हैं जो आपको लगता है कि हमें डिस्कस करने चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। आज शाम 12 बजे तक जो है आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन जो पोर्टल है वो बहुत तंग कर रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी नहीं चल रहा है, तो आप जो है ध्यान से आप ट्राई करते रहें बार बार ऑब्जेक्शन फाइल करने की, और ऑब्जेक्शन फाइल करें। 0.25 मार्क्स से भी जो है फर्क पड़ जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी आपका आगे पीछे हो गया तो आप कट ऑफ से अंदर बाहर हो सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप ये मत सोचिए कि आप ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे वो सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने जेन्युइन ऑब्जेक्शन फाइल किया है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से फाइल किया है, तो जरूर जो है HPSC सुनती है उस चीज़ को, और आंसर भी चेंज होते हैं। और हमने खुद देखे 18 क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हुए देखे हमने। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट होते भी देखे हमने। तो इस कारण जो है आप इस चीज़ से मत घबराएं ऑब्जेक्शन फाइल करने से। 250 रुपीज़ लगेंगे आपके। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। पेपर आपका फायदा तभी होगा पेपर देने का भी अगर आपकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।